Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिवीजन एक्सप्रेस, पर्यावरण रिवीजन एक्सप्रेस, केवल कुछ ही समय में पूरे चैप्टर को आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम दें, चाहे किसी भी टीचर का एग्जाम दें, PCS का एग्जाम दें, B.Ed इंट्रेंस का एग्जाम दें, सब में यह GK में आते हैं क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अपने चैनल हेमंत एलपी पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके पहले का पार्ट 1 में आप हेमंत एलपी इन्वायरमेंटल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो दोस्तों, ये पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? तो दोस्तों, अपघटक जो होते हैं वह देखिए परपोषी तो होते ही है, लेकिन मृतोपजीवी यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि यह मृत जीवों को भक्षण करते हैं, इसीलिए अपघटक को मृतोपजीवी या प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दोस्तों देखिए, उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? शाकाहारी आएगा, क्योंकि यह प्राथमिक उपभोक्ता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। परजीवी भी आएगा, क्योंकि यह भी दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करता है। लेकिन मृतोपजीवी जो है उपभोक्ता में नहीं आएगा, वह जाएगा आपके अपघटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। ये सब क्या होते हैं बताइए? बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो आपको पता ही होंगी कि मांसाहारी होती है। मेढक आपको पता ही है कि यह मांसाहारी है। जब दो चीज़ आपको पता चल गया कि मांसाहारी है, तो पहला ऑप्शन गलत और ये मृतोपजीवी तो है नहीं, ये भी गलत। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी तो है नहीं, तो बचा क्या? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी ये सब के सब मांसाहारी जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, जो आपको बताना है कि जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्रों में विस्तृत होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि जैवमंडल जो होता है वह कितने क्षेत्र में, नीचे से कितने क्षेत्र में वह विस्तृत होता है। तो जिंदा आप जो है ज़मीन से 22 से 30 किलोमीटर ऊपर ही रह सकते हैं। उसके बाद आपको जिंदा होने के लिए ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात जहाँ पे ऐसा मंडल जहाँ पे जीवन संभव हो, उसी को जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल या जैवमंडल कहते हैं। तो आप ज़मीन से 20-30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक आप जिंदा रहेंगे, उसके ऊपर आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए जैवमंडल जो होता है 22 से 30 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो देखिए, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं, जहाँ पे परितंत्र का मतलब है कि जहाँ पे अजैविक और जैविक के बीच में संबंध स्थापित हो। तो देखिए, जैविक और अजैविक के बीच में संबंध आयन मंडल में नहीं स्थापित हो सकता। यहाँ पे आपको जो है सहारा लेना पड़ेगा। स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। तो देखिए, वायुमंडल भी सही है, स्थल मंडल भी सही है, तो दोनों सही के दोनों आते हैं किसके अंदर? जैवमंडल के अंदर। तो आपको यहाँ पे उत्तर लगाना होगा जैवमंडल सभी परितंत्रों का संगठन है। यानी यह वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है और जल मंडल होता, तो तीनों का संगठन जो है कौन सा परितंत्र है? जैवमंडल है। अगला है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखने के लिए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहेंगे? तो दोस्तों, कृत्रिम परितंत्र को आपको पता ही है कि एक्वेरियम कहते हैं, जिसमें मछलियाँ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। तो दोस्तों देखिए, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कैसा परितंत्र होता है? कृत्रिम परितंत्र होता है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो दोस्तों, पर्यावरण में अगर आप अवांछनीय परिवर्तन करेंगे, यानी ज़बरदस्ती आप मोटरसाइकिल चलाएंगे और ढेर सारा धुआं निकालेंगे, तो वहाँ पे होने लगेगा पर्यावरण पारिस्थितिकी संकट, यानी संतुलन हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो पूरी पारिस्थितिक संकट आ जाएगी, और जैव संकट तो आएगा ही, जैव विलुप्ति संकट आएगा, परितंत्र संकट आएगा। तो सभी का सम्मिलित रूप है कि पारिस्थितिक संकट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित परितंत्र को है। तो मानव निर्मित परितंत्र क्या है? फसल परितंत्र यानी खेत खलियान परितंत्र। अगला है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो फिर देखिए क्वेश्चन वही आ गया कि सूर्य। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को आप क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको अपघटक कहते हैं। अपघटक के उदाहरण में आपने कई बार पढ़ा है कि जीवाणु, कवक, डाइटम, इन सबको आप कहते हैं अपघटक, बाँझ को भी। ठीक है। परितंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है। ठीक है, मतलब जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी है, यह क्या दर्शाता है? तो
तो देखिए यह दर्शाता है कि जैव संरचना है कि मतलब जीवों की संरचना कैसे होती है परितंत्र में। परितंत्र में खाद्य जाल स्थायी ये सब नहीं, बल्कि परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना जो होती है जैव संरचना दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों देखिए प्रमुख कारण जो है वनोन्मूलन। वन को जब आप खूब खूब काटेंगे तो आपको हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बता ही दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप गाड़ी वाड़ी चला के निकालेंगे वो जाके ऊपर बन जाएगा एक लेयर, और तापमान में इतनी वृद्धि होगी कि या तो बाढ़ आ जाएगा और या तो सूखा पड़ जाएगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए वनों को काटिए मत, नहीं तो पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है कि खाद्य स्तूप के शीर्ष, जैसे प्रकृति में सर्प पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यानी कीट को खाता है कौन? सर्प खाता है। और सर्प को कौन खा जा रहा है? मोर खा रहा है। मोर सबसे ऊपर है, यानी खाद्य पिरामिड के सबसे शीर्ष पर कौन है? मोर है। तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला है मृतपोषी, यानी मृतोपोषी झील का उदाहरण है। तो राजस्थान का सांभर झील जो है वो मृतपोषणी झील का उदाहरण है। तो देखिए राजस्थान में मृतपोषणी झील है, राजस्थान का सांभर झील। ठीक है। अगला है निम्नलिखित जलवायवीय कारक में कौन सा पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो दोस्तों देखिए पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही होगा पवन। क्या सही होगा? पवन मतलब हवा। ठीक है। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम प्रभाव डालता है? तो देखिए जल की पर्याप्तता तो चाहिए ही, जलवायु कारक है। जलवायु कारक है तो तापक्रम परिवर्तन भी होगा, और तापक्रम परिवर्तन जो है सूर्य प्रकाश की दशा पर निर्भर करेगा। लेकिन पवन का उतना महत्व नहीं होता है। अगर सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी पवन का महत्व होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए मरूदभिद जो होता है, जो हमने कहा था कि बहुत कम जल जहाँ पे होता है वहाँ पे नुकीली पत्तियों, जैसे नागफनी होता है, तो नागफनी उदाहरण है मरूदभिद का, और वहाँ पे नुकीली पत्तियाँ होती हैं। आप देखेंगे तो उसकी पत्तियाँ बड़ी नुकीली होती हैं। और दोस्तों पानी कम होने का मतलब ये है कि मरूदभिद पौधे जो होते हैं वो रेगिस्तानी एवं स्टेपीज के पौधे होते हैं, मतलब रेगिस्तानी जहाँ पे शुष्क जलवायु होता है वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं। ठीक है। अगला है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो परितंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। तो इसको आप याद कर लेंगे। कोई भी दो पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए एक समुद्र है और एक जो है मान लीजिए महासागर है, के बीच के संक्रमण क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? तो इकोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोटोन। अगला है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन यानी सस्टेनेड लाइफ किसकी विशेषता है? तो दोस्तों देखिए ये पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता है। दीर्घकालिक समय से जो सस्टेनेड लाइफ यानी निर्वाहित जीवन चली आ रही है, जैविक और अजैविक बीच के संबंध, अंतर संबंध के कारण ही चली आ रही है। तो इसका कारण ही है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। अगला है, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों के द्वारा जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा के प्रगामी क्षय यानी प्रोग्रेसिव लॉस होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्वसन। देखिए जैविक प्रक्रम तो प्रकाश श्वसन भी है और प्रजनन भी है, ये दोनों जैविक प्रक्रम मान लीजिए नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा क्षय किससे होती है? तो देखिए श्वसन जब हम लेते हैं तो हमारा ऊर्जा क्षय होती है। तो बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है, तो श्वसन के कारण होता है। अगला है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? मतलब कड़ियाँ तो कई हो सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से 4 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। एक जैसे हो जाएगा उत्पादक, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। यही 4 कड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर। आप अब घटक जोड़ेंगे तो 5 कड़ियाँ हो जाएंगी, लेकिन पूछा है सामान्य रूप से कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो सामान्य रूप से 4 ही कड़ियाँ होती हैं।
अगला है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता बहुत तेज़ी से क्या होती है, बढ़ती है। तो उस उत्पादकता को नियंत्रित करता है कौन, सौर विकिरण, सूर्य का किरण जो है नियंत्रित करता है। अगर सूर्य का किरण सही है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, भोजन जो है अधिक बनेगा और उत्पादकता भी जो है बहुत अधिक होगी। तो सौरीय विकिरण ही जो है उत्पादकता को प्रभावित भी करता है और उत्पादकता को नियंत्रित भी करता है। अगला है स्क्लेरोफाइट्स। स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, स्क्लेरोफाइट का प्रयोग झाड़ी वाले पौधों के लिए किया जाता है। क्या, स्क्लेरो, तो स्क्लेरो में इस्क आ रहा है ना, तो इस्क कहाँ होता है, झाड़ियों में होता है। तो स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग झाड़ी वाले पौधों के लिए किया जाता है। अगला है उच्च श्रेणी के मांसाहारी, या आप कह सकते हैं टॉप कार्निवोरस शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। तो न्यूनतम अंश, इसका उत्तर सही है कि आप देखिए, पहले एक चीज़ जानिए कि जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं उनको कोई नहीं खाता, लेकिन वो खाते हैं सबको। ठीक है, तो मांसाहारी नाम से आपको स्पष्ट है कि वह खाएगा मांसाहारी को ही, ये शाकाहारी को खाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अगर उत्पादक की बात करेगा तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पेड़ पौधे होते हैं और बहुत कम समय, न्यूनतम अंश में यह ग्रहण कर सकता है मांसाहारी उत्पादकता को भी। जब खाए बिना मरने लगेगा तो न्यूनतम अंश मतलब थोड़ा बहुत जो है कभी काल वह ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो 75 में पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन है गुण परिवर्तन, यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। तो देखिए दोस्तों, गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है यह ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है, तो ये भी सही। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है, ये भी सही। सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं, यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बाकी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मृदा में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा को H2O से लिखते हैं और H बनता है किससे, हा से, तो इसे कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं, होलार्ड। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पर आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, उस मशीन का नाम होता है हाइग्रोमीटर। यहाँ पे देखिए ग्रो, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, यही सही। बालूकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं। तो दोस्तों देखिए, बालूक मतलब साइक्रोमीटर पौधे, बालूकोद्भिद पौधे जो है बजरी व रेत में होते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं जानना है, यहाँ पे बालू लिखा है, तो जो बालू लिखा है तो यह मरुद्भिद पौधे होंगे, जो कहाँ पे होंगे, रेत में होंगे, तो बजरी आप अपने आप से ले सकते हैं। ठीक है, अगला है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, यानी पूछा है कौन सा असत्य है। क्या पूछा है, पूछा है कौन सा असत्य है। क्या है, असत्य पूछा है, कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, तो सही है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित यानी स्टोरेज पदार्थ अधिक होते हैं, तो सही है। जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, तो सही है। पारिस्थितिक तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, गलत है। विविधता होगी तो बल्कि और स्थिरता बढ़ेगी। ठीक है, अगला है बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो जो बेकार जगह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खर करकट कहते हैं। तो कर्सोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सोफाइट्स। देखिए इसको याद करें, कर्सोफाइट की जगह आप ये याद करिए कि परसों बेकार सख्त भूमि पर उगने वाले पौधे को हम फेंक देंगे, तो परसों कर्सोफाइट्स। ठीक है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का विरोध होता है। तो देखिए दोस्तों, उत्पादकता की बात की है, तो उत्पादकता की बात होगा जब एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में, तब जाके उत्पादकता का बोध होगा। तो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा
पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है कि कितना एनर्जी जो है बढ़ रही है, घट रही है, 10% है, क्या है, तो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा ही उत्पादकता का बोध होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, यानी जैविक घटक नहीं है, अजैविक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 82 नंबर में आपको यही जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, यह अजैविक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, जैविक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश 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 के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो दोस्तों देखिए, 1985 से अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, यानी अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है हैबिटेट दिवस। अब यूपी टेट दिवस मत मनाने लगेगा, हैबिटेट दिवस जो है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। तो देखिए, एक टिकाऊ जैव समूह का मतलब है, उसे हम कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। जो एक टिकाऊ जैव समूह, मतलब ये भी जीव का समूह ही है, लेकिन वो टिकाऊ जीव समूह है, उसकी स्थिरता बनी रहती है, जल्दी खत्म नहीं होता, उसे इकोटोन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है। तो देखिए, अ से अम्ल वर्षा और आ से ओस्लो, तो अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ओस्लो में उपस्थित है या स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक निकेत मतलब पारिस्थितिक का घर, एक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिक निकेत को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। तो देखिए, निकेत माने घर, और घर हमेशा होना चाहिए हरा भरा, कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो ग्रीनेल्स ने निकेत की संकल्पना किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जल प्रबंध का संबंध पारिस्थितिक संतुलन से है। अगर आप ढेर सारा बांध बनाने लगेंगे, जल का प्रबंध कम करने के चक्कर में रोकने लगेंगे, तो भी जो है प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिक संतुलन डैमेज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वनारोपण करेंगे तब भी प्राकृतिक संतुलन जो है डैमेज हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। औद्योगिक प्रबंध से जो है पारिस्थितिक संतुलन का कोई मतलब नहीं। और वन्य जीव सुरक्षा से भी अगर ढेर सारे मतलब जीव, केवल मांसाहारी जीव मर गए तो भी जो है पूरा पारिस्थितिक संतुलन क्या होती है, बिगड़ जाती है। जबकि औद्योगिक प्रबंध जो है संबंधित है पर्यावरण से, केवल पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, ना कि पारिस्थितिक संतुलन से। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ यानी साल्ट मार्शेट आदर्श स्थल है। तो यहाँ पे बात किया है कि किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ, मतलब जो कचड़ा चाहिए वो उसमें जो है नमक के कण भी रहें, उसमें क्या रहें, नमक के कण भी रहें, ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए, उसमें एक लवण मरोद्भिद आएगा, मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कम हो, मतलब मृदोद्भिद मतलब पानी की कम ओ हो, तो यहाँ पे देखिए इसको कहेंगे हैलोफाइट। और दूसरा है मेसोफाइट्स, और तीसरा है जीरोफाइट। तो देखिए, जीरोफाइट मरुद्भिद जो है पानी की कमी जहाँ पे रहती है वहाँ पे होता है। और दूसरी बात यह है कि यह बालू में होगा, तो यह जो है लवण में नहीं होगा। समोद्भिद भी होगा, जहाँ पे पानी की मात्रा ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, तो ये भी जो है नहीं होगा, बल्कि उत्तर आपका होगा लवण मृदोद्भिद यानी हैलोफाइट। तो आप जानते ही हैं हैलोफाइट जो पौधे होते हैं वो समुद्र में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, सही है, केवल लवण मृदोद्भिद यानी हैलोफाइट्स होगा। अगला है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो सुंदरबन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। अगला है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक अवलंबन के लिए, मतलब जैसे ये पौधे जो होते हैं यांत्रिक अवलंबन मतलब खड़े रहने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ऐसे पौधों को एपीफाइट्स कहते हैं। तो एपीटाफी जो है लड़कों पर निर्भर करता था, तो ऐसे एपीफाइट्स जो है यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करेगा खड़े रहने के लिए। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए हेतु क्या आवश्यक है। तो 91 में कहा है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए हेतु क्या आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, जीवों की नई प्रजातियों का विकास तो सही है, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश ये तो नहीं है। अगला है, जैव विविधता का संरक्षण उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, पहले और तीसरा ऑप्शन दोनों लग रहा है सेम। तो यहाँ देखिए, जीवों की नई प्रजातियों का विकास तो उतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना कि जैव विविधता का हम बचा सकते हैं।
तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए जितने भी जैव विविधता वाले जितने भी जीव हैं, शेर हैं, चीता हैं, इन सबको हमको क्या करना है, बचाना है, संरक्षित करना है। ठीक है, तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन फैला है। तो हम जानते हैं कि 75%, लगभग 71% जो है हमारे मतलब पृथ्वी पर क्या है, जल है। तो यहाँ पे घास का मैदान गलत, मरुस्थली गलत, पर्वत गलत, आपका सही हो जाएगा समुद्र, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जल है और वह जल कहाँ पे है, समुद्र में है। तो ऐसा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, समुद्र होगा। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिक यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था। किसने किया था, तो हारनॉल बैरोज ने। किसने किया था, हारनॉल बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखिए, मूल संगठक, पर्यावरण के मूल संगठक 3 प्रकार के होते हैं। अमूमन हम लोग 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक, लेकिन पर्यावरण के मूल संगठक जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक और एक होता है ऊर्जा, जबकि स्थानिक जैसा कोई भी पर्यावरण का मूल संगठक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी को में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था। मतलब आगरा ऐसा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण होता था कि वहाँ पे प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्री लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, किसी का लाभ नहीं होता है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इतने कथन है, इसमें बताना है कि कौन से सही है, कौन से सही नहीं है। तो पहला दिया है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। गलत बात है। उत्पादक अगर यहाँ पे होता तो सही हो जाता कि उत्पादक अपने भोजन का उपभोग करते हैं। वियोजक, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, कभी नहीं। अगर अकार्बनिक पदार्थ CO2 है तो इसे कार्बनिक पदार्थ में कैसे कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का स्रावण करती हैं, वह अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, विष को एलीलो कहते हैं। विष को क्या कहते हैं, एलीलो। और पैथी, ठीक है, पैथी माने दवा। तो ऐसे पौधे जिनके जड़ विष के समान दवा का श्रावण करते हैं उसे एलीलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलीलोपैथी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 99। तो यहाँ पे देखिए, 2 या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को नहीं होता है, तो इस संबंध को क्या कहते हैं। देखिए, दोनों को लाभ होता, दोनों को, अब देखिए यहाँ पे इसे कहेंगे सहभोजिता, इसी को परजीवी कहेंगे, सहजीवी नहीं है ये। सहजीवी तो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें दोनों को लाभ होगा। और ये सहोपकारिता भी नहीं है, ये भी नहीं है, यह सहभोजिता है, मतलब साथ साथ भोजन लेगा लेकिन एक को कोई हानि नहीं होगी। जैसे भैंस के ऊपर जोंक, तो जोंक अपना एंजॉय करेगा, अपना भोजन लेगा, साथ में किसके, भैंस के, लेकिन भैंस को कोई फायदा इससे नहीं होगा। अगला है, वायु क्या है। तो वायु देखिए सारे गैसों का मिश्रण है। क्या है, सारे गैसों का मिश्रण है। अगला है, घटपर्णी, नाइट्रोजन वाला। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। तो दोस्तों, जो घटपर्णी पौधे होते हैं तो इनका पत्ता जो होता है घट यानी कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता शायद रहती है वहीं पे ये पौधे होते हैं। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश को पढ़िए और इसमें थोड़ा उत्तर सोचने का प्रयास करिए। तो 102 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक। प्राकृतिक वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचकांक। और दूसरा है, जल प्रिय पौधे आर्द्रवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे बात है ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो यही ऑप्शन भी सही है कि दोनों सही तो हैं, लेकिन जल प्रिय पौधे आर्द्रता जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है।
ठीक है। अगला है पारितंत्र तत्व में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिक पद छाप। मतलब एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि, मतलब एक आदमी को आवश्यक न्यूनतम भूमि जो चाहिए चलने के लिए, अपने पद को छापने के लिए, तो उसे पारिस्थितिक पद छाप कहते हैं। परितंत्र के जैविक घटक में कौन सा उत्पादक घटक है? तो यहाँ पे उत्पादक की बात किया है। ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया उत्पादक। जैविक तो ये चारों के चारों हैं, लेकिन बात कर दिया उत्पादक का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब के सब उपभोक्ता है, इसलिए ये सब सही नहीं होंगे। सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र महासागर होता है। अगला क्वेश्चन है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश के मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मतलब अधिकांश ऐसे पौधे जिन्हें प्रतिरोपित करते हैं, हम लोग लगाते हैं मिट्टी में, तो इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनका जो मूल रोम होता है, जड़ में जो जड़ होता है, मूल रोम होता है, वो पहले ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, ये कहलाती है वहन क्षमता। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी खर्च है। पारिस्थितिकी अस्थायी खर्च है, तो खर्च हमेशा चिपका रहता है, तो चिपको आंदोलन। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो दोस्तों देखिए, उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। कभी आप ये नहीं बताएंगे कि अपघटक। उच्चतम पोषण स्तर जो है प्राप्त है किसको? सर्वाहारी को। 110 का सी। अगला क्वेश्चन है मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्न में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो देखिए पोषण चक्रण और फसल परागण, यही जो है समर्थन सेवा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा खेत खलिहान। अगला है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो हमने बता दिया कि फसल हो चाहे घास हो, चाहे वन हो, इनका सीधा बनेगा दोनों में। और ऊर्जा वाली की तो बातें छोड़ दीजिए, वो हमेशा सीधा रहेगा। और इधर पेड़ जो रहेगा तालाब में दिखाई देगा उल्टा, तो तालाब और पेड़ दोनों का बनेगा क्या? उल्टा, और तालाब बनेगा जीव भार में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए परितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो है मैंग्रोव वन में है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पे है? मैंग्रोव वन में। उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्पादकता घास स्थलों पे है। उसके बाद उत्पादकता झील में है, और सबसे कम उत्पादकता जो है महासागर में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता मैंग्रोव वन में है, उसके बाद घास स्थल में है, उसके बाद झील में है, उसके बाद महासागर में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसमें से एक सही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है अर्नीज नेश ने। अगला निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन सी है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला है का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम है, देखिए डायटम जो होता है यह जो होता है अपघटक होता है लेकिन शाकाहारी होता है। तो डायटम जो होता है शाकाहारी होता है, और क्रस्टेशियाई जो जीव होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और हेरिंग जो होता है वह जो होता है सर्वाहारी होता है। तो डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, यानी डाट खा के एशिया गए हेरने। ठीक है। उसके बाद अगला है परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो देखिए कवक जो है अपघटक जीव कहलाता है, ये तो क्या है सही है। ठीक है। और उसके बाद जीवाणु भी जो है अपघटक कहलाता है, ये भी सही है। विषाणु अपघटक नहीं कहलाता है। तो ये दोनों प्रकृति को साफ करते हैं इसलिए अपघटक कहलाते हैं, और वायरस तो रोग फैलाता है इसलिए इसको अपघटक नहीं कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान मतलब किसी विशेष स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक
पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है तो सही। यह एक कार्यशील इकाई है या क्रियात्मक इकाई है, सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र है, यह गलत है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ओपन होता है। अगला है परितंत्रों के खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। यह तो सही है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि, मतलब एक जाति के जीवों के अंतर्गत पाई जाती है, ऐसा तो है ही नहीं। इसमें उत्पादकता भी आते हैं, उपभोक्ता भी आते हैं, घटक भी आते हैं, सारे प्रजाति आते हैं। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती है, दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं उसका निर्देशन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी जो होता है, तो ज्वालामुखी में तो सबसे ज़्यादा SO2 निकलता है, लेकिन इसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं निकलते हैं। श्वसन में भी वही प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान जो है नहीं रहता है, इसमें निकलता नहीं, बल्कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और जैव पदार्थ का मतलब जैव पदार्थ जब सड़ते उड़ते हैं, जब बहुत बदबू निकलता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है। और श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ज्वालामुखी में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जाता है। तो यह अलग है, ये तीनों अलग हैं। तो 1, 2, 4 जो होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। थैंक यू दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में धन्यवाद।